दो तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, और इन दो तस्वीरों के जरिए, दो वीडियो बल्कि कहें, आपको पता चलेगा कि इंडिया अलायंस के लोग किस दोहरे मापदंड में जीते हैं। एक वीडियो बीबीसी का है। बीबीसी का इसलिए है क्योंकि बीबीसी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड किया था, और दूसरा अभी का है जब इन लोगों ने घोषित तौर पर कई चैनलों और चैनल के शो बल्कि एंकर्स जो हैं उनके नामों की लिस्ट जारी कर दी है और बाइकॉट का ऐलान कर रखा है। और इसीलिए दो विंडो में आप देखिए, जब बीबीसी पर कार्रवाई हुई, जी हाँ, और वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया, तो राहुल को सप्रेशन ऑफ वॉइस लगता है। सुन लीजिए। There is suppression of voice across the country. Suppression of voice, example is the BBC. मगर शायद जो अभी हुआ है ना, अभी तो उनकी खुद की कोई बयान उनका आया नहीं है, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से ये कर रही है, तो ये मान लीजिए कि चैनलों और पत्रकारों को खुलेआम पाबंदी जो लगाई जा रही है वो इन्हें आजाद पत्रकारिता नजर आती है। ये भी सुनिए। The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. देख रहे हैं ना। अब टू विंडो में केजरीवाल और उनकी पार्टी का देखिए। जो बीबीसी पर कार्रवाई हुई, इनकम टैक्स का रेड हुआ, तो ये रेड मीडिया को डराने जैसा लगता है। सुन लीजिए। भारत की सरकार ने एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया एजेंसी को डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, मगर जो एंकर्स को खुलेआम बदनाम किया जा रहा है, ये कोशिश इन्हें प्रेम और मोहब्बत लगता है। चौथा ये लिया गया है कि कुछ ऐसे जो हमारी मीडिया सब ग्रुप से रिकमेंडेशन आई थी, कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो देश में भड़काऊ बहस कराते हैं, उनकी सूची जारी कर उनसे इंडिया अलायंस उनके शोज पे जाना बंद करेगी। अब मैं आपको कांग्रेस के ही एक नेता पवन खेड़ा जी का दिखाता हूं, दो बयान। जब बीबीसी पर कार्रवाई हुई ना, तो शेरो शायरी करके ये गमजदा हो रहे थे। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। लेकिन यहां मोदी जी तो आईना साफ नहीं करते, तोड़ देते हैं आईना। बीबीसी पर कल आपने देखा क्या हुआ। मगर अपने ही देश पर, अपने ही देश के पत्रकारों पर हमला सशक्त कदम नजर आता है। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज दिस हेट फिल्ड नैरेटिव व्हिच इज करोडिंग आवर सोसाइटी। दैट वाज द आइडिया। पवन खेड़ा के और एक वीडियो दिखाने पड़ेंगे दोस्तों, वो भी टू विंडो में। जब बीबीसी पर कार्रवाई हुई ना, तो अपने ही देश की संस्थाओं को गलत साबित करने में जुट जाते थे। हमारे साहब को इतना नहीं मालूम, बीबीसी कोई प्रॉफिट लॉस का कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं बीबीसी, वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते, पोस्ट ऑफिस वो लाइसेंस फीस बीबीसी को दे देता है और उससे तनख्वाहें चलती। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता उसमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत का, उसका कोई रोल ही नहीं है। मगर दूसरी तरफ देखिए, अपने ही देश के पत्रकारों को बदनाम करने में इन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती। आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। अब जरा इंडिया अलायंस के एक और महत्वपूर्ण घटक आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी यादव, आइए देखिए। तेजस्वी यादव जब बीबीसी पर कार्रवाई हुई ना, तो कहते थे कि बीजेपी डराती है, धमकाती है। क्यों? आप भाजपा के पक्ष में बोलेगा तो आपको कुछ ना कुछ बना देगा, भाजपा के खिलाफ बोलिएगा तो यही सब करेगा, और क्या करेगा। कोई नई बात है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। जो खिलाफ में रहेगा, भाजपा जो है इसी तरीके से जो है डराएगा, धमकाएगा। लेकिन जब ये सब हो रहा है ना, तो क्या ट्वीट कर रहे हैं आप देखिए। जो निष्पक्ष पत्रकार नहीं, उनसे व्यवहार नहीं, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए इंडिया गठबंधन का एक अत्यावश्यक कदम। देख रहे हैं ना, डबल स्टैंडर्ड देखिए। दिग्विजय सिंह का भी आपको दिखाता हूं।
बीबीसी पर कार्रवाई हुई तो बता रहे हैं 100 साल के इतिहास में इस तरह की छापेमारी या रेड हुई है। बीबीसी के 100 साल के इतिहास में उन पर इस प्रकार की छापामारी और रेड हुई है। लेकिन जानते हैं ये जो अभी कांग्रेस ने किया है, जुबान में दही जम गया है, कुछ नहीं। मोहम्मद जुबैर के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं, कोई खुद का तर्क नहीं है इनके पास। अब आप बोलेंगे दोस्तों मैंने बीबीसी से तुलना कर दी। बीबीसी से इसलिए तुलना की है, ये भी तो मीडिया संस्थान है ना, लेकिन ये भारत का नहीं है, विदेशी है और उस देश का है जिसने इस देश को 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, उसी मानसिकता में जीते हैं। और बाद में बीबीसी ने कबूल कर लिया कि वो भारत में बिना बताए दूसरे देशों से धन लाकर पत्रकारों से काम करवाता था। और सिर्फ दूसरे देश से पैसे ही नहीं लाता था, बल्कि देश के अंदर कर की चोरी भी को भी स्वीकार किया है, करोड़ों रुपयों की हेरा फेरी की है। और हाँ, पीएम मोदी पर फर्जी डॉक्यूमेंट्री बनाकर बीबीसी सीधे सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट को चुनौती दे रहा था, भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, जितनी सहजता से ये चीज़ें नज़र आ रही है ना, उतना सहज है नहीं। आपको लग रहा होगा 14 एंकर्स का नाम लिया, लेकिन इसके ज़रिए इन लोगों ने, इंडिया अलायंस ने वो काम किया है जो सोचकर आप एकदम सहम जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस विपक्ष में ही है, करीब 1 दर्जन राज्यों में इनकी सरकारें हैं और वहाँ कैसे पत्रकारों के साथ सलूक किया जाता है, आज की कहानी में वही डिकोड कर रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इंडिया अलायंस ने पत्रकारों को लेकर जो फैसला किया है, बड़ा खतरनाक फैसला है। और जब मैंने ये पहला वीडियो इस पर बनाया दोस्तों, तो लोगों का जिस प्रकार से गुस्सा देखने को मिल रहा है, वो वाकई इंडिया अलायंस के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन शायद मैंने आपको कहा ना कि इस समय इंडिया अलायंस भीड़ की मानसिकता में जी रहा है और इसीलिए पता नहीं चल रहा कि वो क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं। अब ये तो बात जग जाहिर है ना दोस्तों कि जिन एंकरों के नाम इसमें रखे गए हैं, जिसमें 5 फीमेल एंकर्स भी हैं, वो इनसे सवाल पूछते हैं, वो इनकी बात नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि आप जो कहेंगे वो सारा ये मान लेंगे। इनके मन में जो चीज़ें आती हैं, मैंने तो देखा है कि भाजपा से भी सवाल पूछते हैं, ये कांग्रेस से भी पूछते हैं, ये हर किसी से पूछते हैं, जिनसे लगता है बात भी करते हैं। ओवैसी तक को अपने शो में बुलाकर सवाल पूछते हैं, उनकी बातों में सहमति भी देते हैं। और अगर कोई गलत बात भी होती है तो लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन चक्कर ये है कि इंडिया अलायंस में तो खुद ही एक सहमति नहीं है ना, मारामारी है। कौन नेता है, कौन प्रधानमंत्री है, कहाँ सीटों की बार्गेनिंग हुई, कौन कहाँ उतारेगा, क्या उतरेगा, कुछ है ही नहीं। अब सवाल पूछेंगे तो इनको मिर्ची लग जाती है। और इसीलिए इंडिया अलायंस ने ये चरित्र बनाया है। आप देखिए, इनसे वही सवाल पूछिए जो इनको पसंद है। और अगर आप नहीं पूछेंगे, कड़वे सवाल पूछ लेंगे, तो क्या होगा? उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है, उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है, डराया जाता है। और यही काम कुछ दिन पहले शुरू हो गया। आप देखिए ना, सुधीर चौधरी का मामला आप देख चुके हैं ना। कर्नाटक में सुधीर चौधरी और आज तक के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। लेकिन सुधीर चौधरी जी ने खुलकर कहा, ठीक है, कानूनी दांवपेच में भी देखते हैं, आपके पास सत्ता, आप सरकार हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कीजिए, हम भी कानूनी दरवाजे पर पहुंचेंगे और आपसे लड़ाई लड़ेंगे। सवाल पूछने वालों के साथ दोस्तों क्या किया जाता है पत्रकारों के साथ, आपको एक बंगाल का ताज़ा उदाहरण देता हूं। यहां पर भी इंडिया अलायंस की सरकार है। एबीपी के पत्रकार देव मालिया बागची ने राज्य में देशी अवैध शराब के व्यापार का पर्दाफाश किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और इस पत्रकार की गिरफ्तारी पर भाजपा तो विरोध कर ही रही थी, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने भी विरोध किया और अपने ही इंडिया अलायंस के पार्टनर का विरोध करने लगे। ये इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं ना, वो अपने ही गठबंधन की एक पार्टी पर आरोप लगा रही है कि राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं और ये दिनों दिन बदतर होती जा रही है। यहां तक कि ये जो इंडिया अलायंस है ना दोस्तों,
वो ये कह रहा है कि राज्य में आपातकाल है, कांग्रेस और वामपंथी अपने ही सहयोगी पार्टी की आलोचना कर रही है। क्यों? तो भाई ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ना है। लेकिन देखिए मजा, बंगाल में ये लड़ते हैं कि प्रेस की आज़ादी नहीं है, और दिल्ली में बैठकर ये एक साथ पत्रकारों की लिस्ट जारी करते हैं, चैनलों के नाम उजागर करते हैं ताकि उनको बाइकॉट किया जा सके। और कहा जा रहा है दोस्तों, और ये आपने देखा होगा कि बंगाल में इस समय किसी भी पत्रकार में हिम्मत नहीं है कि वो ममता सरकार से सवाल पूछ ले तो उसे जेल जाना पड़ता है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात हो ऐसी बात नहीं है। मैं इंडिया अलायंस के कुछ और राज्यों का उदाहरण आपको देता हूं। चूंकि राज्यों का उदाहरण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि केंद्र में इनका वश नहीं चलता, तो केंद्र में क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, तो वहां तो ऐसे ही बाइकआउट करेंगे। लेकिन राज्यों में तो ये कर सकते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप देखिए। इसी साल छत्तीसगढ़ में इंडिया अलायंस की सरकार ने रायपुर में एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। अब आरोप तो कुछ ना कुछ लगाया ही है उन्होंने, ये इनका चरित्र है। और पिछले साल भी व्यंग्य करने के लिए इंडिया अलायंस की सरकार ने पत्रकार नीलेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। और एक चीज और आपको याद दिला देता हूं, पिछले साल आपने देखा होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की पुलिस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। कब पहुंची थी, कैसे पहुंची थी, किस तरीके का ड्रामा किया गया? क्योंकि उसने राहुल गांधी के बारे में कह दिया था। अब गलत सही क्या है, चैनल है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हुआ वो घोर आपत्तिजनक था। और छत्तीसगढ़ की ही बात बताऊं दोस्तों, तो इंडिया अलायंस की सरकार ने एक पत्रकार को फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया। सबसे दुखदाई तो तब हुआ जब इंडिया अलायंस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पत्रकार को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि उसने बिजली सप्लाई को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे। राजस्थान चले आइए, यहां पर भी इंडिया अलायंस की सरकार ने, मैं इंडिया अलायंस जानबूझकर बोल रहा हूं, कांग्रेस की ही है, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टनर है। वो जो कर रही है वही सब कर रहे हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के सरकार की तरह ही एक एंकर को पकड़ने के लिए यहां की पुलिस भी, राजस्थान की पुलिस भी यूपी के गाजियाबाद में भेज दी जाती है। इसका मकसद क्या था, आप समझने का प्रयास कीजिए। पिछले साल की ही बात है दोस्तों, इंडिया अलायंस की इसी सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने के लिए, जिनका नाम इन्होंने अपनी लिस्ट में रखा है, पूरी ताकत लगा दी। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तार करने से मना कर दिया। इंडिया अलायंस की सरकार जहां भी है दोस्तों, वहां पत्रकारों को चुप कराने का खेल किया जाता है। पंजाब में अभी हाल ही में टाइम्स नाउ की एक महिला पत्रकार को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और ये पत्रकार सीधे पंजाब की इंडिया अलायंस से सवाल पूछ रही थी। इस पर तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने पंजाब सरकार को नोटिस भी भेजा। एक और मामला दिखाता हूं, कैसे पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है, आरोप कैसे लगाए जाते हैं। यहां तो पंजाब में 9 पत्रकारों को ब्लैकमेलर बताकर गिरफ्तार किया गया। आप देख लीजिए। और मैं जब ये बोल रहा हूं ना, तो केजरीवाल के कई बयान सुना चुका हूं। केजरीवाल पे मीडिया को लेकर किस तरीके का दोहरा चरित्र है, इस पर एक बहुत बड़ा वीडियो भी मैं बना चुका हूं दोस्तों, आपको टाइमलाइन में जाकर मिलेगा। और ये जो सब कुछ हो रहा है ना दोस्तों, ये परिवारवादी सोच है, मानसिकता है। आपको लग रहा है कि उत्तर भारत में ही केवल हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको दक्षिण भारत के राज्यों में लेकर चलता हूँ। यहाँ भी इंडिया अलायंस की सरकार पत्रकारों के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। अभी 3 दिन पहले तमिलनाडु में एक पत्रकार को एक छात्र की मौत पर सवाल पूछने पर गिरफ्तार कर लिया गया। और जुलाई के महीने में, इसी राज्य की बात बता रहा हूँ जहाँ सनातन धर्म को खत्म करने का ऐलान किया गया है, उसी इंडिया अलायंस की सरकार ने पत्रकार बद्री शेषाद्री को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्होंने मणिपुर की हिंसा पर अपने विचार रखे थे। अब देखिए, सिर्फ सरकार की आलोचना करने पर भी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया अलायंस की सरकार में दोस्तों सवाल पूछने का मतलब होता है पूरे समाचार पत्र और पत्रकारों के खिलाफ FIR होना, उसे बंद कराने का पूरा प्रयास करना होता है।
जो तमिलनाडु में किया गया, यही कहानी है वहाँ पर। और इसके अलावा मनीष कश्यप का मामला तो आप जानते हैं ना, मनीष कश्यप को किस तरीके से एक यूट्यूबर को इतना डर गई सरकार कि दो सरकार लगी है, क्या क्या मामले लगाए गए हैं। जो लोग सोच रहे हैं ना कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी से सारे कुकर्म छिप जाएंगे, वो गलत फहमी में है। मुझे लगता है दोस्तों कि जनता जब चुनाव आएगी ना तो इस इंडिया अलायंस के लोगों को ज़बरदस्त सबक सिखाएगी। और आपको ध्यान होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं, जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तो पालघर में साधुओं के साथ किस प्रकार की विभत्स घटना हुई, इस पर जब चैनल के एंकर्स ने, आप जानते ही अर्णब गोस्वामी ने किया था, कैसे धड़ाधड़ जब सवाल पूछने शुरू किए तो उनके खिलाफ एफआईआर होने लगे। और यही नहीं, असम के वरिष्ठ पत्रकार अतीन दास के खिलाफ कांग्रेस ने एफआईआर इसलिए करा दी कि उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना की थी। दरअसल जानते हैं क्या है दोस्तों, इंडिया अलायंस अपने पत्रकारों से, अपने अखबारों से, मीडिया संस्थानों से मन माफिक खबरें चाहता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे डराने का प्रयास होता है। और जो ये अलग अलग राज्यों में हो रहा है ना, मैं आपको केंद्र की बात बताता हूँ। 2009 में जब यूपीए की सरकार थी तो चीन ने सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया था, जिसकी रिपोर्टिंग इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार ने की थी। और सरकार ने मन बना लिया था कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर किया जाएगा, क्योंकि सरकार को चीन के खिलाफ ये रिपोर्ट गलत लग रही थी। लेकिन किसी वजह से या किसी और दबाव के कारण सरकार ने दिल्ली पुलिस को ये हिदायत दी कि वो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार के खिलाफ कोई कदम न उठाए। कुल मिलाकर अगर देखें दोस्तों तो ये एक बहुत बड़ा पत्रकारों का इकोसिस्टम है, जो इंडिया अलायंस का इकोसिस्टम है, जो इनके मन माफिक माहौल बनाते हैं, जो इनसे सवाल पूछते हैं उनका तो ये बाइकआउट कर देते हैं, और जो नहीं पूछते हैं फिर तो उनकी जय जय, फिर तो वो तो उसके इकोसिस्टम का हिस्सा है। और याद रखिए ये काम कैसे करता है। अभी जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तो इन्होंने बाइकआउट किया, नहीं जाएंगे, माहौल बनाया अलग अलग तरीके से। लेकिन जब ये सत्र शुरू हो रहा है तो वही लोग वहां पर जा रहे हैं। और इन्हीं परिस्थितियों में आप पत्रकारों का बाइकआउट भी देखिए। आज तक चैनल, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ पाबंदी लगाते हैं तो भाई 2 और बड़े एंकर है वहां तो अंजना भी करती हैं, श्वेता का भी बड़ा शो होता है। तो कोशिश क्या आप समझिए कि एक एंकर पर अगर इसने पाबंदी लगाई तो बाकी को दहशत में डालने का प्रयास करते हैं। और यही काम ये सारे पत्रकारों के साथ कर रहे हैं। तो यकीन मानिए आज जब इनकी सत्ता नहीं है दोस्तों, तो जिस प्रकार से इन्होंने पत्रकारिता को, लोकतंत्र के चौथे खंबे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, अगर ये सत्ता में होंगे तो क्या कुछ करेंगे, इसकी तो आज कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।